मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। नम्रता ने फोन की घंटी सुनकर करवट बदल ली। कंबल ऊपर तक खींचकर कान बंद कर लिए। सोचा कोई और उठकर फोन उठा लेगा, पर सभी सोते रहे और फोन की घंटी बजकर बंद हो गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। पता नहीं मुंह अंधेरे फोन करने का शौक किसे चर्राया, नम्रता ने स्वयं से ही कहा। पर फोन फिर से बजने लगा तो नम्रता झुंझला गई। लगता है घर में मेरे अलावा यह घंटी किसी को सुनाई ही नहीं देती। उसने उठने का उपक्रम किया, पर उसके पहले ही अपने पिता शैलेंद्र बाबू की पदचाप सुनकर वो दोबारा सो गई। पिता ने फोन उठा लिया। क्या क्या कह रहे हो कार्तिक? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। पूरे देश में प्रथम स्थान? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत देखा होगा। क्या नेट पर समाचार है? अब तो आपको मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। हाँ है, मिठाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर आओ तो मिठाई। क्या शानदार दावत मिलेगी तुम्हें। शैलेंद्र बाबू फोन रखते ही उछल पड़े। थोड़ी देर पहले की मीठी नींद से उठने की खुमारी और बौखलाहट एक क्षण में उड़न छू हो गई। सुचित्रा, नम्रता, अनिमेष, कहाँ हो तुम तीनों? देखो कितनी खुशी की बात है, वे पूरी शक्ति लगाकर चीखे। क्या है? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? सुचित्रा पति की चीख पुकार सुनकर उठ आईं। बात ही ऐसी है, सुनोई तो उछल पड़ोई। अब कह भी डालो, भला कब तक पहेलियां बुझाते रहोगे? तो सुनो, हमारी बेटी नम्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आई है। क्या? मुझे तो विश्वास नहीं होता। किसी ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है। किसका फोन था? अवश्य ही किसी ने मजाक किया होगा। कार्तिक का फोन था और मैं उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। माता पिता की बातचीत सुनकर नम्रता और अनिमेष भी उठकर आ गए। माँ ठीक कहती हैं पापा। क्या पता किसी ने शरारत की हो। परीक्षा में सफल होना तो संभव है, पर सर्वप्रथम आना, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, विश्वास नहीं कर सकती। नम्रता ने अपना मत प्रकट किया। पर जब तक नम्रता कुछ और कहती, अनिमेष कंप्यूटर पर ताज़ा समाचार देखने लगा, जहां नम्रता के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम आने का समाचार प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। कुछ ही देर में समाचार पत्र भी आ गया और फोन पर बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। शैलेंद्र बाबू तो फोन पर बधाई स्वीकार करने और सबको विस्तार से नम्रता के आईएएस में प्रथम आने के बारे में बताते हुए इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें नाश्ता तक करने का समय नहीं मिला। दिन भर घर आने जाने वालों से भरा रहा। नम्रता जहां स्थानीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों व टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने में व्यस्त थी, वहीं अनिमेष और सुचित्रा मेहमानों की खातिरदारी में। शैलेंद्र बाबू के तो पांव खुशी के कारण जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नम्रता ने एक ही झटके में पूरे परिवार को साधारण से असाधारण बना दिया था। रात गहराने लगी तो अनेक परिचित विदा लेने लगे, पर दूर से आए संबंधियों के ठहरने खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। सुचित्रा के तो हाथ पैर फूल गए थे। 3 बुलाए 13 आए तो सुना था उन्होंने, पर यहाँ तो बिना बुलाए ही सबने धावा बोल दिया था। वे अनिमेष को बार बार बाजार भेजकर आवश्यकता की वस्तुएं मंगा रही थीं और स्वयं दिन भर रसोई में जुटी रहीं। अतिथियों को खिला पिला व सुलाकर जब पूरा परिवार साथ बैठा तो सभी को अपनी कहने और दूसरों की सुनने का अवसर मिला। मुझसे नहीं होता इतने लोगों के खाने पीने का प्रबंध, कल ही एक रसोइये का प्रबंध करो सबसे पहले। सुचित्रा ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। क्यों नहीं, कल ही से रख लेते हैं। कुछ दिनों तक आने जाने वालों का सिलसिला चलेगा ही, शैलेंद्र बाबू ने कहा। माँ, घर में जो भी सामान मंगवाना हो उसकी सूची बना लो, कल एक साथ लाकर रख दूंगा। आज पूरे दिन आपने मुझे एक टांग पर खड़ा रखा है, अनिमेष बोला। तुम लोगों को एक दिन थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो रोना पीटना शुरू कर देते हो, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। शैलेंद्र बाबू गंभीर स्वर में बोले। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया? सुचित्रा ने मुंह बिचकाया।
कार्तिक, आज सुबह सबसे पहले कार्तिक ने ही मुझे नम्रता की इस अभूतपूर्व सफलता की सूचना दी थी। पर मैं पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा और वो नहीं आया। प्रतीक्षा केवल आप ही नहीं करते रहे, पापा, मैंने तो उसे फ़ोन भी किया था। जितना प्रयत्न और परिश्रम मैंने किया उतना ही उसने भी किया। उसे तो जैसे धुन सवार थी कि मुझे इस प्रतियोगिता में सफल करवा कर ही मानेगा। मेरी सफलता का श्रेय काफी हद तक कार्तिक को ही जाता है। सब कहने की बात है। ऐसा ही है तो स्वयं क्यों नहीं दे दी आईएएस की प्रवेश परीक्षा? क्योंकि वो चाहता ही नहीं, माँ। उसे पढ़ने पढ़ाने में इतनी रुचि है कि वो व्याख्याता की नौकरी छोड़ना तो दूर, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने की योजना बना रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो तुम दोनों की मित्रता ठीक थी, पर अब तुम दोनों का मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी अफसर बन जाओगी तुम। अपनी बराबरी का वर ढूंढो तो मुझे खुशी होगी। भूल गईं, सुधीर और उसके परिवार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? सुचित्रा बोलीं, तो आप चाहती हैं कि मैं भी कार्तिक के साथ वही करूं जो सुधीर ने मेरे साथ किया था? हाँ, तुम लोगों ने अपनी व्यस्तता में देखा नहीं, कार्तिक आया था, मैंने ही उसे समझा दिया कि अब नम्रता उससे कहीं आगे निकल गई है तो किसी से बिना मिले मुंह छिपा कर चला गया। सुचित्रा बोलीं, क्या आपने मुझे बताया तक नहीं? कार्तिक जैसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम दोनों तो जीवन साथी बनने का निर्णय ले चुके हैं। यह बोलते हुए नम्रता रो पड़ी। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ बेटी। कार्तिक हीरा है, हीरा। उसे हाथ से मत जाने देना। शैलेंद्र जी ने नम्रता को ढाढ़ सा बंधाया। एकांत मिलते ही नम्रता ने कार्तिक का नंबर मिलाया, पर बहुत पहले की एक फ़ोन कॉल उसके मानस पटल पर हथौड़े की चोट करने लगी थी। उस दिन भी फ़ोन उसके पिता ने ही उठाया था। नमस्ते शैलेंद्र बाबू, कहिए, विवाह की सब तैयारियां हो गईं? फ़ोन पर धीर शाह का स्वर सुनकर शैलेंद्र बाबू चौंक गए थे। सब आपकी कृपा है। हम सब तो कल की तैयारी में ही व्यस्त हैं। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद धीर बाबू काम की बात पर आ गए। ऐसा है शैलेंद्र बाबू, मैंने तो लाख समझाया पर रमा, मेरी पत्नी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बस एक ही जिद पर अड़ी है। उसे तो तिलक में 10 लाख नकद चाहिए। वो अपने मन की सारी साध पूरी करेगी। क्या कह रहे हैं आप, धीर बाबू? तिलक में तो लेने देने की बात तय नहीं हुई थी। अब एक दिन में 10 लाख का प्रबंध कहाँ से करूँगा मैं? शैलेंद्र बाबू का सिर चकराने लगा। आवाज भर आ गई। क्या कहूँ, मैं तो आदर्शवादी व्यक्ति हूँ। दहेज को समाज का अभिशाप मानता हूँ, पर नटकारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? रमा ने तो जिद ही पकड़ ली है। वैसे गलती उसकी भी नहीं है। आपके यहाँ संबंध होने के बाद भी लोग दरवाजे पर कतार बांधे खड़े हैं। सोचने व समझ पाने के लिए शैलेंद्र ने कहा, मेरे विचार से ऐसे गंभीर विचार विमर्श फोन पर करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी सुचित्रा के साथ आपके घर आ रहा हूँ। वहीं मिल बैठकर सब मसले सुलझा लेंगे। नम्रता ने शैलेंद्र बाबू और धीर शाह के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया था और किसी अशुभ की आशंका से वो कांप उठी थी। शैलेंद्र बाबू और सुचित्रा जब धीर बाबू के घर गए तो उन्होंने 10 लाख की मांग को दोहराया, जिससे शैलेंद्र बाबू निराश हो गए। जब नम्रता से सुधीर का संबंध हुआ था तब सुधीर डिग्री कॉलेज में साधारण सा व्याख्याता था, पर अब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बन गया था। इसी कारण वर का भाव भी बढ़ गया। अफसर बनते ही सुधीर का दुनिया के प्रति नजरिया भी बदल गया। शैलेंद्र और सुचित्रा उठ खड़े हुए। घर आकर बात साफ कर दी गई। यह विवाह नहीं होगा लगता है, और कोई मोटा आसामी मिल गया है धीर बाबू को, शैलेंद्र बाबू ने सुचित्रा से कहा। सुधीर और नम्रता ने कॉलेज की पढ़ाई साथ पूरी की थी। दोनों के प्रेम के किस्से हर आम और खास व्यक्ति की जबान पर थे। एमफिल करते ही जब दोनों को अपने ही कॉलेज में व्याख्याता के पद प्राप्त हो गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
उनके प्यार की दास्तान सुनकर दोनों ही पक्षों के माता पिता ने उनके विवाह की स्वीकृति दे दी थी। नम्रता से विवाह तय होते ही जब सुधीर का आईएएस में चयन हो गया तो सुचित्रा और शैलेंद्र बाबू भी खुशी से झूम उठे। वे मित्रों, संबंधियों और परिचितों को यह बताते नहीं थकते थे कि उनकी बेटी नम्रता का संबंध एक आईएएस अफसर से हुआ है। नम्रता स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोचने लगी थी। वो जब भी सुधीर से मिलती तो गर्व महसूस करती थी, पर आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। सुधीर और उसका प्रेम प्रसंग तो पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। सुधीर तो दहेज के सख्त खिलाफ था, फिर आज अचानक इतनी बड़ी मांग। वो छटपटा कर रह गई। उसने तुरंत सुधीर को फोन मिलाया। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधीर और उसका परिवार तिलक से ठीक पहले ऐसी मांग रख देंगे। वो सुधीर से बात करके सब साफ साफ पूछ लेना चाहती थी। उन दोनों के प्यार के बीच में यह पैसा कहाँ से आ गया था। हेलो सुधीर, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ कहो नम्रता, कैसी हो? कल की सब तैयारी हो गई क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। यह एक दिन पहले क्या 10 लाख की रट लगा रखी है? मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? शांत नम्रता शांत। इतने सारे प्रश्न पूछोगी तो मैं उनके उत्तर कैसे दे सकूंगा? बनो मत, तुम्हें सब पता है। तुम्हारी स्वीकृति के बिना वे ऐसी मांग कभी नहीं करते, नम्रता क्रोधित स्वर में बोली। तो तुम भी सुन लो, क्या गलत कर रहे हैं मेरे माता पिता? लोग करोड़ों देने को तैयार हैं। कहाँ मिलेगा तुम्हें और तुम्हारे पिता को आईएएस वर? तुम लोग इस छोटी सी मांग को सुनते ही बौखला गए। सुधीर का बदला सुर सुनते ही स्तब्ध रह गई नम्रता। हाथ पैर कांप रहे थे। वो वहीं कुर्सी पर बैठकर देर तक रोती रही। अनिमेष सो रहा था। वो किसी प्रकार लड़खड़ाती हुई अपने कक्ष में गई और कुंडी चढ़ा ली। शैलेंद्र और सुचित्रा घर पहुंचे तो देर तक घंटी बजाने और द्वार पीटने के बाद जब अनिमेष ने द्वार खोला तो शैलेंद्र बाबू उस पर ही बरस पड़े। यहाँ जान पर बनी है और तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो। बहुत थक गया था। मैंने सोचा था कि नम्रता दीदी द्वार खोल देंगी। वैसे भी उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। अनिमेष उनींदे स्वर में बोला। नम्रता? हाँ, कहाँ है नम्रता? शैलेंद्र बाबू ने चिंतित स्वर में पूछा। अपने कमरे में सो रही हैं, अनिमेष बोला और फिर सो गया। पर शैलेंद्र और सुचित्रा को कुछ असामान्य सा लग रहा था। माता पिता की चिंता से अवगत थी नम्रता। ऐसे में उसे नींद आ गई, यह सोचकर ही घबरा गए थे दोनों। सुचित्रा ने तो नम्रता के कक्ष का द्वार ही पीट डाला, पर कोई उत्तर न पाकर वे रो पड़ीं। अब तो अनिमेष की नींद भी उड़ चुकी थी। शैलेंद्र बाबू और अनिमेष ने मिलकर द्वार ही तोड़ डाला। उनका भय निर्मूल नहीं था। अंदर खून से लथपथ नम्रता बेसुध पड़ी थी। उसने अपनी कलाई की नस काट ली थी। अब अगले दिन के तिलक की बात दिमाग से निकल गई थी। वर पक्ष की मांग और उनके द्वारा किए गए अपमान की बात भुलाकर वे नम्रता को लेकर अस्पताल की ओर भागे थे। समाचार सुनते ही नम्रता के मित्र और सहकर्मियां पहुंचे थे। सुचित्रा और अनिमेष का रो रो कर बुरा हाल था। शैलेंद्र बाबू अस्पताल में प्रस्तर मूर्ति की भांति शून्य में ताकते बैठे थे। कार्तिक ने न केवल उन्हें सांत्वना दी थी बल्कि भागदौड़ करके सुचित्रा की देखभाल भी की थी। कार्तिक रात भर नम्रता के होश में आने की प्रतीक्षा करता रहा था, पर नम्रता तो होश में आते ही बिफर उठी थी। कौन लाया मुझे यहाँ? मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, वो प्रलाप करने लगी थी। चुप करो, यह बकवास करने का समय नहीं है। तुम ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अपने माता पिता को और दुख देना नहीं चाहती। तुमने उन्हें कितना दुख दिया है, देखना चाहोगी। तुम्हारी माँ रो रो कर दीवार से अपना सिर टकरा रही थी। बड़ी कठिनाई से अनिमेष उन्हें घर ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हारे कक्ष के बाहर बेंच पर बेहोश पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी? तुम पहली युवती नहीं हो जिसका विवाह टूटा है, कारण कोई भी रहा हो।
दुख का पहाड़ तो पूरे परिवार पर टूटा था, पर तुम बड़ी स्वार्थी निकली। केवल अपने दुख का सोचा तुमने। तुम्हें तो उन्हें ढाढ़ सा बंधाना चाहिए था। नम्रता चुप रह गई। कार्तिक उसका अच्छा मित्र था। उसने और कार्तिक ने एक साथ कॉलेज में व्याख्याता के रूप में प्रवेश किया था। पर सुधीर के कॉलेज में आते ही नम्रता उसके लटकों झटकों पर रीझ गई थी। नम्रता स्वस्थ होकर घर आ गई थी, पर कार्तिक के सहारे ही वो सामान्य हो सकी थी। स्वयं को पहचानो नम्रता, वो बार बार कहता। उसके प्रोत्साहित करने पर ही नम्रता ने आईएएस की तैयारी प्रारंभ की थी। उसकी तैयारी में कार्तिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पर आज न जाने उस पर क्या बीती होगी। हेलो कार्तिक। फोन मिलते ही नम्रता ने कार्तिक का स्वर पहचान लिया था। कहो नम्रता, कैसी हो? मैं कैसी हूँ अब पूछ रहे हो तुम? सुबह से कहाँ थे? मैं तो तुमसे मिलने आया था, पर तुम बहुत व्यस्त थीं। और तुम बिना मिले चले गए? यह भी भूल गए कि तुमने तो सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। आज के संसार में इन वादों का क्या मूल्य है? मेरे लिए ये वादे अनमोल हैं कार्तिक। हम कल ही मिल रहे हैं। बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से फैसले करने हैं। ठीक है ना? नम्रता ने व्यग्रता से पूछा। था। ठीक है नम्रता, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो, यह कभी मत भूलना। कार्तिक ने अपने एक वाक्य में अपना हृदय ही उड़ेल दिया था। नम्रता की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे, तृप्ति व खुशी के आंसू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।